हमें बचपन से ही एडजस्ट करना सिखाया जाता है। अगर बस में जो है ज़री सी भी जगह नहीं है, लेकिन कंडक्टर आपको कहेगा कि आ जाओ भाई, जो है एडजस्ट कर लेते हैं बैठकर। अब देखिए, जब एक इंसान जो है हमेशा उसने बसों में धक्के खाए और उसने एडजस्टमेंट से करना सिखाया है, जब एक गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर ऑपरेशन करेगी, तो वो कहेगा कि ठीक है, ये गवर्नमेंट आई है, 5 साल बाद चली जाएगी, एडजस्ट कर लेते हैं। और वो 5 साल का जो पैटर्न है, उसके एडजस्टमेंट का जो पैटर्न है, 5 साल के बाद कोई और अपनाना जाता है, वो उससे भी ज़्यादा आलम होता है, और उस तरह ये चेन चलती रहती है। और नॉम चॉम्स्की इसको उस तरह से समझाता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती, तो फिर लोग ऑपरेशन को कबूल करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द स्टेटस को, क्योंकि उनको जो दिखाया जाता है वो उसको जो है हकीकत समझते हैं, वो नॉर्मलाइज कर देते हैं अपनी ऑपरेशन को, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं क्यों स्टेप उठाऊँ। और इसी जो है कन्फ्यूजन में, ऐसी जो है साइकोलॉजिकल या मेंटल स्टेट में वो हमेशा जो होते हैं, मॉडर्न पीपल आर एब्सेंट, दे डू नॉट हैव आंसर्स ऑफ देयर सफरिंग। आपने देखा होगा कि जब किसी व्लॉगर या सेलिब्रिटी की कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, तो पूरा सोशल मीडिया एक तूफान बन जाता है। हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर हमें यही ट्रेंडिंग टॉपिक मिलता है, किसी व्लॉगर की फैमिली में क्या हो रहा है, या फिर फलां सेलिब्रिटी ने 4 शादियों की बात की। वहीं पर अगर किसी ने यह कहने की कोशिश की कि दीज आर नॉट आवर रियल सोशल इश्यूज़, बल्कि हमारे सोशल इश्यूज़ वो है जो हमारे से कनेक्टेड है, जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे एनवायरमेंटल सिस्टम में आते हैं, वो हमारे असल सोशल इश्यूज़ हैं। तो जब कोई ये जुमला कहता है, तो लोग उनको एलियन की नज़र से देखना शुरू कर दी, क्योंकि लोगों की एक मेंटालिटी बन गई है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ को ही जो है अपने सोशल इश्यूज़ कहते हैं। इसी को आप जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स की प्लेलिस्ट में भी देखते होंगे। उन्होंने बाकायदगी से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें लिखते हैं सोशल इश्यूज़। जब आप उन प्लेलिस्ट में जाते हो, तो आपको वहाँ पे इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर्स और सेलिब्रिटीज़ की लाइफ और उनकी कंट्रोवर्सीज़ मिलती है। तो वो लोग जो है इनको ही जो है अपने सोशल इश्यूज़ मानते हैं, और फिर ये चीज़ जो है जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेगी, चलती आ रही है और चलती रहेगी। फिर असल में हमारे सोशल इश्यूज़ क्या है? पाकिस्तान में बहुत सारे मसले मसाइल और उन पे जो है एहतजाज हो रहे हैं। जैसे सिंध में कैनाल्स इश्यूज़ पर, बलूचिस्तान में जो है मिसिंग पर्सन और उनके उनको जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, फिर महरम बलूच को जो अरेस्ट किया गया है। कुछ ही दिनों पहले जो है एक खातून को रेप किया गया, उसके ऊपर जो है किसी मीडिया ने या किसी जो है इन्फ्लुएंसर ने उस पर बात नहीं की, बल्कि ये जो है इनके अलावा छोटे-बड़े बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमेशा हर वक़्त जो है मुल्क में हो रहे होते हैं। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है, वो सिर्फ़ यही है कि जो है फलाँ के घर में, फलाँ व्लॉगर के घर में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में हम जो है साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि जो है क्यों लोग जो है इनजस्टिस के खिलाफ नहीं उठते। छोटे काम करवाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए उनको जो है रिश्वत देनी पड़ती है। हर मोड़ पर उनके लिए बहुत सारे मसले मसाइल हैं, पर जो है वो कभी भी उन जो रियल सोशल इश्यूज़ है उनके लिए नहीं उठते। तो इसके पीछे जो पूरी कंस्ट्रक्टेड नफ्सियात है, कंस्ट्रक्टेड साइकोलॉजी है, वो क्या है, और जो है जो हुक्मरान होते हैं या जो सिस्टम होता है, वो हम पर या हमारे दिमागों पर किस तरह जो है हुक्मरानी करते हैं, वो आज इस हम लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। आई नो आपकी जो अटेंशन है वो भी उनके ही हाथ में है, और उन्होंने आपकी अटेंशन टाइम स्पेंड को इतना ही कम कर दिया है कि आपको ये इतना बड़ा लेक्चर जो है बोरिंग लगेगा। इसी वजह से मैं यहाँ स्क्रीन पर जो है टाइमलाइन या आउटलाइन दे दूँगा। वीडियो को जो है स्किप करके आप जो है उस थ्योरी को समझ सकते हो। चलिए अब इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं, और हम जिस तरह हर वीडियो में करते हैं, आज भी इस वीडियो में हम तारीख से शुरू करते हैं कि तारीख में किस नेशन को सबसे पहले तरह के ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स और इस तरह की जो है मैनिपुलेटेड बिहेवियर से गुजरना पड़ा था। ये साल है 1933, और अडोल्फ हिटलर को जो है जर्मन का चांसलर बनाया गया है। एडोल्फ हिटलर पावर में आते ही जो है अपनी सबसे पहले जो पहला काम करता है कुछ सालों बाद, वो था कि जो जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वहाँ पर जर्मनी में उस वक़्त, उन सबको बैन कर देता है। और फिर उसका प्रोपेगेंडा शुरू होता है अपनी जर्मन नेशन को एक ऐसा नज़रिया देने का जो उनको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देता है कि वो ही सुपीरियर है, बाकी जितनी भी दुनिया में कौमें रहती है या जो इंसान है वो सब इन्फिडल है। अब ये सारा काम जो है हिटलर ने बहुत ही समझदारी से किया। अब हिटलर एक नहीं था, उसने बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस बनाई जो उसके पूरे प्रोपेगेंडा पे काम करती थी। उसने सबसे पहले जो साइंटिफिक बुक्स उन सबको जो है उन्होंने हटा दिया, बल्कि वहाँ पर एक स्लोगन रेज़ हुआ कि जो भी चीज़ जर्मन नहीं है, एवरीथिंग दैट इज़ नॉट जर्मन विल बी डिसअपीयर्ड। तो
वहाँ पर जितने भी साइंटिफिक बुक थे उनको जला दिया गया। जितने भी बुक थे जो ज्यूस ने लिखे थे, लेफ्ट विंग ने लिखे थे, पैसिफिक जो लोग होते थे वो लिखते थे, वो उन सबको जो है जलाया गया था। बल्कि उस वक़्त जो बच्चे होते थे उनके हाथों में भी अगर किताब देखोगे, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ़ोटो, वो भी जो है एंटी ज्यूश बुक्स पढ़ रहे हैं। इस तरह जो है बच्चों को भी एक छोटी-सी जो, क्योंकि अब अगर आपको किसी भी जनरेशन को मैनिपुलेट करना है तो उसका सबसे आसान काम ये है कि आप उसकी जो आने वाली जनरेशन है उसको मैनिपुलेट करो। उसको जो है उसकी अटेंशन अपने हाथ में लो और फिर जो है, क्योंकि आगे जाकर वही आपको जो है रिप्रेज़ेंट करेगी या वही आपको जो है सपोर्ट करेगी। इसलिए उनके लिए बहुत ये फ़ायदा होता है कि वो बच्चों से शुरू करते हैं और उन्हें आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में जो भी बुक थे वो भी एंटी ज्यूस। अब जब जो है इन्होंने सारे के सारे जो साइंटिफिक एजुकेशन, बाकी जो बुक लिखने वाले थे या कल्चर को प्रमोट करने वाले जो लोग थे, उन सबको या तो अरेस्ट किया जाता है या जो है उनकी किताबों को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो उनके पास अब जो नाज़ीज़ थे उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी आ जाती है कि वो जो है ब्रूटलिटी के ज़रिए एक टेरर स्टेट को कायम करते हैं या एक टेरर स्टेट का सिनेरियो बनाते हैं, जहाँ पर हर कोई इसी खौफ में जी रहा होता है कि अगर उसने छोटी भी गलती की तो उनको अपनी जान देनी पड़ेगी उस छोटी सी गलती के लिए। इसलिए हर कोई इस खौफ सप्रेस हुआ होता है कि जो है उनको जर्मन या एडोल्फ हिटलर की जो नज़रिए है उसके हिसाब से जो है ज़िंदगी गुज़ारनी होगी। अब ये सारी जो प्रोपेगेंडा में वो कामयाब इस तरह होते हैं, उस वक़्त जो भी वो चीज़ें जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देती थी, जैसे रेडियो, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स वग़ैरह, सब में जो है उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा या अपने जो नज़रियात थे जो वो लोगों को देना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे, उनको मैनिपुलेट करना चाहते थे, वो जो है वहाँ पे नशर किए, दिखाए। उस वजह से जो है उनको जल्दी लोगों की जो है सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। यूँ दुनिया में जो एक फ़ाशिस्ट आइडियोलॉजी को जो है प्रमोशन मिलती है और फिर हमने देखा कि किस तरह उसने लोगों को सप्रेस्ड किया, पनिश्ड किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंट्रोडक्शन और टाइटल में तो पाकिस्तानी इश्यूज़ की बात की, और यहाँ पर मैं अचानक जो कि तारीख़ में एडोल्फ हिटलर या जर्मनी के पास क्यों चला गया, जर्मनी की तारीख़ में क्यों चला गया? तो देखिए, तारीख़ जो है वो हमेशा रिप्रेज़ेंट करती है पास्ट में जो इवेंट्स हो चुके हैं उन पे, और उनके जो लीडर की मेंटालिटी थी वो। और वही मेंटालिटी कुछ ऐसे लीडर भी आते हैं जो उसको अडॉप्ट भी करते हैं, जो चाहे भले उस नेशन के ना हो या उससे बहुत दूर रह रहे होते हैं, लेकिन वो उस आइडियोलॉजी से कहीं न कहीं, किसी न किसी अंदाज़ से इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं। तो उसी तरह पाकिस्तान की तारीख़ है, उसमें भी हमें जो है इस तरह की जो है मेंटालिटी नज़र आती है। वैसे तो पाकिस्तान की पूरी तारीख़ जो है फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटेड टेल्स से भरी-पड़ी हुई है। लेकिन जब जनरल ज़िया-उल हक का दौर आता है तो पूरी जो पाकिस्तान की तारीख़ है वो उलट जाती है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आज तक पाकिस्तान की कौम या पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसको भुगतने पड़ रहे हैं। जिस तरह हिटलर के नाज़ीज़ ने ये किया था कि अपने जर्मन एक टेरर स्टेट की तरह सिचुएशन बनाई थी, उसी तरह पाकिस्तान में भी जो है वो एक टेरर स्टेट को कायम करते हैं और फिर हमें हर जगह पे दिखता है कि किस तरह उन्होंने डिह्यूमनाइज़ किया इंसानों को। ऑलमोस्ट जो है जनरल ज़िया-उल हक का जो पीरियड है वो हमें जो हिटलर की जो रीन थी, हुक्मरानी थी, उस डिक्टेटरशिप थी, उसमें जो है हमें सिमिलरिटीज़ मिलती है। जिस तरह हिटलर ने बुक्स जलाए थे, जनरल ज़िया के दौर में भी जो है बुक्स पर पाबंदी लगाई गई थी, सेंसरशिप थी, बहुत सख्त सेंसरशिप थी मीडिया पर। हर कोई जो है एक खौफ के माहौल में जी रहा था, वो अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो लोग थे जो उस वक़्त किताबें लिखते थे, जो लेफ्ट विंग से थे या इवन दो इफ दे वर फ्रॉम राइट विंग, अगर डिक्टेटरशिप के थोड़े भी खिलाफ जाते दिखाई दे रहे होते थे, तो या तो फिर उनको जो है जेल में डाला जाता था और सख्त सज़ा दी जाती थी, या फिर वो अपनी जान बचाकर फॉरेन कंट्रीज़ थी वहाँ पे भाग गए थे। और उसने जो खौफ फैलाया वो आज भी हमें लोगों के जो है सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में नज़र आता है कि जब भी हम अपने हकूक़ की बात करते हैं, अपनी राइट्स की बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि चले अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं, तो लोगों के वो अनकॉन्शियस ट्रॉमास जो है रिएक्ट करते हैं। अब वो था पास्ट में जो हुक्मरान थे वो ऑर्गेनाइजेशंस कायम करते थे, लोगों को फिज़िकली भेजते थे, उन लोगों को टॉर्चर करने के लिए, उन लोगों को पनिश करने के लिए, और वहाँ पे जो है बहुत सारी और भी टैक्टिक्स यूज़ की जाती थी, जो सारी जो होती थी वो फिज़िकल होती थी, या उनको जो है वहाँ पे जाना पड़ता था। लेकिन 21st सेंचुरी में ये काम लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों की साइकी से खेलना और भी आसान हो गया। वो जो है अपने कमरे में बैठकर इस पूरे जो सिस्टम को जो है वो चलाते हैं, और ये सिस्टम किस तरह चलाते हैं? ये चलाते हैं एल्गोरिथम से। जब एल्गोरिथम है तो हर चीज़ जो है 10 टाइम्स फास्टर वायरल होती है, लोगों के पास जाती है इन कंपैरिज़न टू पास्ट। अब यहीं पे जो है एल्गोरिथम हमारी पूरी नफ्सियात को चला रहा होता है।
जब आप सोशल मीडिया पे वीडियोस कंज्यूम करते वो हमेशा आपको वही मिलेंगे जो उनके फेवर में होंगे। जो उनके फेवर में नहीं होंगे उस पर्टिकुलर जो है सर्कमस्टेंस या उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में, तो फिर वो उनको जो है वहाँ या तो उनको जो है रीच नहीं मिलेगी या लोग भी उनको देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग कंट्रोवर्सीज़ पसंद करते हैं, लोग डिल्यूजन में रहना पसंद करते हैं। लोग ये नहीं चाहते कि जो है उनको जो है हकीकत का सामना करना पड़े। उसी वजह से जो है वो हमेशा फँसे रहते हैं इन सारी डिल्यूजनल जो कॉन्सेप्ट्स या डिल्यूजनल जो वर्ड है उसमें फँसे होते हैं। तो इसी चीज़ को प्लेटो अफ़लातून उसकी एलेगरी ऑफ केव में एनालॉजी के ज़रिए समझाता है कि हम जो लोगों को दिखाते हैं लोग उसको ही जो है देखते रहते हैं और उसको जो है हकीकत मान लेते हैं। उसके अलावा जो है लोग जो है किसी और नहीं मानते। अगर किसी ने कभी जो है कोशिश की उनको हकीकत बताने के लिए तो उनको जो है एलियन समझा जाएगा। जब हर तरफ एक तरफ एक्सप्लॉइटेशन है, वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, उसके बाद भी लोग अपने हुकूक के लिए क्यों नहीं उठते? अगर कुछ लोग उठते हैं तो बाकी लोग उनको जो है एलियन की नज़र से क्यों देखते हैं? या फिर वो ये कहते हैं कि इनका हर साल का ड्रामा है, ये हर साल ऐसा करते इनके बस ड्रामे हैं पावर लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए। तो आइए इनको हम जो है साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ के ज़रिए जो है साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को इम्प्लीमेंट करके समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट आता है लोगों को कंट्रोल करने का वो आता है फ़ियर एंड पनिशमेंट से। जिस तरह मैंने हिटलर और सियाह के दौर में देखा कि किस तरह उन्होंने उन सब लोगों को जो उनके अगेंस्ट थे उनको जो है जेलों में डाला, उनको जो है डिफरेंट तरीक़ों से जो है डिह्यूमनाइज़ किया। तो इससे क्या होता है, एक खौफ पैदा होता है कि अगर उस फलाँ इंसान को जिसको मैं जानता हूँ उसने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और उसको जो है सख्त सज़ा दी गई, तो मैं क्यों उठूँ? मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है। तो लोग फिर जो है इसी तरह इस चीज़ को अपनी तकदीर मान लेते हैं और फिर इसी में ही जी रहे होते हैं। जिसको सार्थक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करता है कि किस तरह लोग बैड फेथ को एक्सेप्ट करते हैं कि अब उनकी कोई भी चॉइस नहीं बची, जो है उनके पास यही है जो उनको जो है एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट या एक अथॉरिटी दे रही है। तो जो है एक इंडिविजुअल का काम सिर्फ यही बच जाता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है। अब जब कोई इंसान कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट होती है तो कोई भी उसको जिस तरह चाहे उसको एक्सप्लॉइट या चला सकता है। तो यही इसी को जो है इस फ़ियर और पनिशमेंट को जो है सार्थक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे है द बायस्टैंडर इफ़ेक्ट एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कि किस तरह जो है लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही प्रेज़ेंट हैं, तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती, मेरा कोई लेना-देना नहीं कि मैं जाकर उसमें पार्टिसिपेट करूँ, इवन दो इफ इट्स अबाउट माय ओन राइट्स, इफ इट्स अबाउट माय ओन लाइफ, माय आइडेंटिटी। पर जस्ट बिकॉज़ मेनी पीपल आर ऑलरेडी प्रेज़ेंट देयर, तो मेरा कोई भी तुक नहीं बनता वहाँ पे जाकर जो है हेल्प करने की या वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेट करने की। बायस्टैंडर इफ़ेक्ट इसको इस तरह समझाता है कि जब ये एक इंसान इस तरह सोच रहा है, तो वहाँ पर प्रेज़ेंट जितने भी लोग हैं, वो भी जो है इसी तरह ही सोचते हैं। अब इसको इस तरह समझें कि आप एक क्राउड में जा रहे हो जहाँ पे 15 से 20 लोग हैं, वहाँ पर एक इंसान जो है अचानक साइकिल चलाते-चलाते गिर जाता है। तो एवरी एवरी वन ऑफ यू विल थिंक ऑफ अदर्स टू हेल्प देम। वो अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे उसकी कि वो खुद जाकर उसकी ज़िम्मेदारी लें। इसको बायस्टैंडर इफ़ेक्ट इस तरह समझाता है कि जब बहुत सारे लोग प्रेज़ेंट होते हैं, तो हम जो है डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में चले जाते हैं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं कि मैं उसकी हेल्प करूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो भी हेल्प कर सकते, मैं क्यों स्टेप उठाऊँ? और इसी जो है कन्फ्यूज़न में या इसी जो है साइकोलॉजिकल या मेंटल स्टेट में वो हमेशा जो होते हैं और इसी चीज़ को अगर हम अपनी सोसाइटी में जो है इम्प्लीमेंट करें, तो वी सी सच पीपल एवरीवेयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ सोसाइटी दैट व्हाई शुड वी टेक a step, why should we go out and protest? There are many people who would be doing and they must do, why should we do? तो वो कभी भी इस ज़िम्मेदारी को नहीं लेते, क्योंकि जब इंसान ज़िम्मेदारी लेता है तो फिर वो अपनी तकदीर या ज़्यादातर के जो वो बैड फेथ था उससे निकलने की कोशिश करता है, जो उसके लिए जो है डिस्कम्फर्ट होता है, तो फिर वो जो है कम्फर्ट में रहना पसंद करता है, जिसकी वजह से दिस बायस्टैंडर इफ़ेक्ट इज़ परफेक्टली एप्लीकेबल ऑन आवर सोसाइटी। और तीसरी है सोशल कंडीशनिंग एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन। हमें बचपन से ही एडजस्टमेंट करना सिखाया जाता है कि आप कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एडजस्ट कर लो। अगर सीट एक इंसान की बैठने के लिए है तो आप 2 बैठ सकते हो, एडजस्ट कर लो। अगर बस में जो है ज़री सी भी जगह नहीं है लेकिन कंडक्टर आपको कहेगा कि आ जाओ भाई जो है एडजस्ट कर लेते हैं बैठकर। अब इस एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट को अगर हम देखेंगे तो इट्स लाइक कॉम्प्रोमाइज़िंग, बट ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो हमारे दिमाग पे जो है एक अनकॉन्शियसली बहुत बड़ा असर छोड़ता है, जो आगे जाकर जो है हुक्मरान उनका फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि अब देखो ना यूनिवर्सिटी में भेड़ और बकरियों की तरह जो है
स्टूडेंट्स को जो है डिपार्टमेंट्स में एनरोल किया जाता है, इतने कदर की क्लासेस में बैठने की जगह नहीं, वहाँ पे चेयर्स खत्म हो जाती है और फिर जो है उनको ये कहा जाता है कि यू हैव टू एडजस्ट दिस बिकॉज यू आर एनरोल इन यूनिवर्सिटी नाउ। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, उसको जो है वो एक्सेप्ट कर देते हैं। और ये पूरी जो एडजस्टमेंट की थ्योरी है वो फैमिली से शुरू होती है। हमें बचपन से ही, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एडजस्टमेंट कराया जाता है, कराना सिखाया जाता है, डिफरेंट तरीक़ों से कंप्रोमाइज़ करना जाता है, जस्ट बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। और इसका फ़ायदा हुक्मरान किस तरह लेते हैं। अब ये जब एक इंसान जो है हमेशा उसने बसों में धक्के खाए हैं और उसने एडजस्टमेंट करना सिखाया है, जब एक गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर ऑपरेशन करेगी तो वह कहेगा कि ठीक है, ये गवर्नमेंट आई है, 5 साल बाद चली जाएगी, एडजस्ट कर लेते हैं। और वो 5 साल का जो पैटर्न है, उसके एडजस्टमेंट का जो पैटर्न है, 5 साल के बाद कोई और हुक्मरान आ जाता है, वो उससे भी ज़्यादा ज़ालिम होता है और उस तरह ये चेंज चलती रहे। कभी भी जो है रिफॉर्मेशन नहीं आती, जस्ट बिकॉज़ वी हैव लर्न टू एडजस्ट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी। अब नोम चॉम्स्की इसको ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करता है कि इस पूरी चीज़ जो सोशल कंडीशनिंग है या नॉर्मलाइजेशन ऑपरेशन है, इसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन 21st सेंचुरी। अब वो किस तरह, डिफरेंट एड के ज़रिए। अब जब आप क्रिकेट मैच भी देख रहे हो तो देयर आर मल्टीपल एड्स जो वहाँ पर आकर आपको जो है डिफरेंट तरीके से जो है आपको अलग-अलग चीज़ें दिखाएँगे। आप कहेंगे कि दोज़ आर जस्ट एड्स एंड वी कंज्यूम एंटरटेनमेंट एंड दैट्स जस्ट for the sake of entertainment. We get bored and we watch them. We watch ads and these are just videos of 15 seconds and they have nothing to do with our psyche. But what it has a profound impact on our human psyche. जब हम किसी ऐड को देखते हैं, अनकॉन्शियसली उसको अपने दिमाग में जो है जगह दे रहे हैं और वहाँ पर हमें जो है डिफरेंट तरीके से सिखाए जाते हैं। वहाँ पर हमें सोल्यूशन भी 15 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में दिए जाते हैं कि जो है अगर फलां चीज़ इस तरह है तो ये लो सॉल्यूशन और आप उसको जो है इस तरह से जो है 15 सेकंड में ठीक कर देते हो। तो फिर इंसानों की जो सोशल कंडीशनिंग होती है वो इस तरह होती है कि वो फिर उसी चीज़ को सॉल्यूशन ढूँढने की तलाश में होते हैं। हर चीज़ में उनको सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन वो सॉल्यूशन सिर्फ उनको 15-20 सेकंड या 1 मिनट में चाहिए। और नोम चॉम्स्की इसको इस तरह से समझाता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती तो फिर लोग ऑपरेशन को कबूल करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द स्टेटस को, क्योंकि उनको जो दिखाया जाता है अब वो उसको जो है हकीकत समझते हैं, वो नॉर्मलाइज कर देते हैं अपनी ऑपरेशन को, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है देते हैं। तभी आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान के में जो मसले मसाइल हो रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जो दूसरे ममालिक होते उनके बारे में सोच रहे थे कि उनके लोगों के साथ जो है जुल्म हो रहा है। व्हाट अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड बीइंग ऑप्रेस्ड, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन करना सिखाया जाता है मीडिया के ज़रिए, डिफरेंट टैक्टिक्स के ज़रिए। और उस पीछे सारी चीज़ के पीछे जो वो एक स्टेट का होता है, वो एक अथॉरिटी का होता है, वो रूलिंग क्लास का होता है, जो वहाँ पर बैठकर इस पूरी चीज़ को जो है, या ऐसा समझे कि पूरी जो उस मुल्क या उस स्टेट के अवाम है उसको कठपुतली की तरह चला रही होती है। और फिर इसके बाद क्या होता है, देन पीपल नॉर्मलाइज कर देते हैं उसको, अपनी ज़िंदगी या डेली रूटीन का पार्ट समझ लेते हैं और वो समझते हैं कि अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और वो हमेशा उसके साथ ही रहना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ हैपनिंग, दैट हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम सेंचुरीज़। तो इसकी वजह से जो है वी हैव सीन इवन देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पर इतनी ऑपरेशन होती है, लोगों की ज़िंदगी जो है डिस्ट्रक्टेड है, पर कभी भी वो सवाल नहीं उठाते, क्वेश्चन नहीं करते, बिकॉज दे हैव नॉर्मलाइज्ड। इसी चीज़ को काफ्का अपने द ट्रायल में एक्सप्लेन करता है कि किस तरह एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या एक किस्म के जो है अथॉरिटेरियन सिस्टम में एक इंसान कितना फंस जाता है। सातर कहता है कि ह्यूमन प्रीसियस, एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए मीनिंग चाहिए। अल्बर्ट कैमू भी उसको इस तरह एक्सप्लेन करता है कि जब किसी इंसान को ज़िंदगी में मीनिंग नहीं मिलती तो वो एब्सर्ड हो जाता है। काफ्का के ट्रायल में हमें ये चीज़ भरपूर तरीके से ऑब्वियस नज़र आती कि किस तरह उसका जो एक करैक्टर है, जब उस पर एक केस होता है वो उस केस से लड़ने की कोशिश करता है और एक वक्त आता है कि वो उसको एक किस्मत समझ लेता है और वो समझता है कि अब जो हो रहा है इसके साथ इट इज़ हिज लाइफ। तो ये एक एब्सर्डिटी है कि उसको सवाल नहीं मिलता, उसको जस्टिस नहीं मिलता, उसको जो है जब वो सवाल करता है उसको जवाब नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, या उसको जो है उससे लड़ने की हिम्मत नहीं मिलती, तो देन ही एक्सेप्ट्स दिस। इसी को जो है काफ्का आज के इसी जो ट्रायल का जो आइडिया है एब्सर्डिज्म का, वो अगर हम आज के 21st सेंचुरीज़ के मॉडर्न इंसानों पे लगाए जो हमेशा सोशल मीडिया के वेब में फंसे हुए हैं, तो वो भी इसी तरह ही जो है जो जिस तरह चीज़ों को देख रहे हैं उसी तरह उनको में गुजर रहे हैं। वो डिप्रेशन से भी गुजर रहे होते हैं, वो सारे मसले मसाइल से भी गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए जो है जो तरह ज़िंदगी जा रही है वो बस वैसे ही जा रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो एब्सर्ड है। टुडेज मॉडर्न पीपल आर एब्सर्ड, दे डू नॉट हैव आंसर्स ऑफ देयर सफरिंग, वो सफ़र करते चले जा रहे हैं।
उनकी मेंटलिटी जो है वो वर्स फेज पे है, लेकिन दे हैव नथिंग टू डू विद दैट, दे हैव एक्सेप्टेड द सफरिंग, दे हैव नथिंग टू क्वेश्चन इवन द मोबाइल दैट ऑन विच दे जस्ट स्क्रॉल विच इज़ इम्पैक्टिंग ऑन देयर मेंटल हेल्थ नेगेटिवली। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि इतनी सारी सफरिंग के बाद भी लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? हम लोगों से बात करते हैं तो वी थिंक कि यार इनको तो सब चीज़ पता है। जैसे सोक्रेटिस ने कहा था कि आई नो दैट आई नो नथिंग, बट मैं पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके बारे में कहता हूँ कि दे नो दैट दे नो एवरीथिंग। उसके बाद भी जो है वो इस चीज़ पे सवाल करना क्यों नहीं, उसके बाद भी वो उस चीज़ के अगेंस्ट क्यों नहीं उठते? वो उसके पीछे बुनियादी जो मैंने आपको सातर का बैड फेथ बताया वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और वो उस कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड क्वेश्चन एंड प्रोटेस्ट और स्ट्रगल फॉर देयर बेसिक राइट्स। वो उस चीज़ में वो हार्श रियलिटीज़ को फेस करने की हिम्मत नहीं रखते। अब वो उसी जो है एक इल्यूशनरी दुनिया में रहना पसंद करता है, जो कि एलिगरी ऑफ गेम में प्लेटो ने समझाया कि उनको बस कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है और दे थिंक दैट इट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ द रियलिटी, और वो उसी में जो है रह रहे हैं। मिशेल फुको का एक मशहूर कोट है कि जो है जब लोग ये समझते हैं कि एक जो पावर है, पर्टिकुलर जो पावर है उनको मॉनिटर कर रहा है, तो फिर वो जो है उस पावर के आगे जो है घुटने टेक देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी पूरी जो इंडिविजुअलिटी है, पूरी जो आज़ादी है, पूरी जो सेल्फ है उसको जो है उस पर्टिकुलर सिस्टम के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं और वो जैसा चाहे उसको जो है उनको जो है मैनिपुलेट या एक्सप्लॉइट करता रहता है। एंड दिस इज़ अ हार्श रियलिटी इन आवर सोसाइटी। पीपल फाइंड एस्केपिज्म in a thing which is useless, which is giving them nothing, which is meaningless and which is useless in other words as well, क्योंकि वो उनको कुछ नहीं दे रही। और जो चीज़ उनको मीनिंग देगी, जो चीज़ उनको ज़िंदगी में अपने हुकूक अपने हुकूक और उनको एब्सर्डिटी से बचाएगी, वो उस कंफर्ट जोन, वो उस डिस्कम्फर्ट में जाना या उन हार्श रियलिटीज़ को फेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब फाइनल रिमार्क्स मेरा यही होंगे कि यही टैक्टिक्स पूरी जो इंसानी तारीख़ में उसमें हर हुक्मरान, हर सिस्टम उसको जो है अपने अंदाज से यूज़ करता आ रहा है और अपने लोगों को जो है मैनिपुलेट करके उन पर हुक्मरानी करता आ रहा है। क्योंकि हुक्मरानों का एक ही मकसद होता है कि उनको हुक्मरानी करनी है, लोग मर रहे हैं, लोग सफ़रिंग कर रहे हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। जैसे आपने स्क्विड गेम के वीआईपीज़ देखे थे कि वो किस तरह जो है लोगों की सफ़रिंग्स को देखकर एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो उसी तरह हमारे जो रूलिंग क्लास है वो भी जब लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो आई थिंक दे वुड बी एन्जॉयिंग द सफ़रिंग ऑफ दोज़ कॉमन पीपल, दोज़ वर्किंग पीपल। अब ये सारे सिचुएशंस सातर के बैड फेथ में वो ये भी बयान करता है कि इंसान भले कितना भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, लेकिन उसमें एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी सेल्फ होती है, उसकी आज़ादी होती है और उसको हमेशा उसको जो है आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए और अपनी जो सेल्फ इंडिविजुअलिटी उसके हमेशा इंडिविजुअलिटी उसके साथ हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए और ज़िंदगी को एक मीनिंग के साथ गुजारनी चाहिए। I hope you must have learned something new from this video. I have tried to cover the psychological theories and the history of the people who try to manipulate us and try to explain you in a way. So it's just a beginning of my YouTube channel and I hope you would have learned something new. Thanks for watching.